तो सवर्ण भारत का नागरिक है कि नहीं है? भाई 8 मंत्री आपने बढ़ाया, तो एक मंत्री तो सवर्ण का बढ़ा लेते, एक मंत्री आप माइनॉरिटी का बढ़ा लेते, क्यों नहीं बढ़ाया? आप अगर एक राजनीतिज्ञ है, कुशल राजनीतिज्ञ है, तो अपने बयानों को थोड़ा मर्यादित भाषा में दीजिए और जनता के हित में दीजिए। माननीय जी, आपको जनता ने चुना है और इसलिए चुना है कि आप जनता के हित में काम करेंगे। ये सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता के हित में क्या कर पा रहे हैं, इस पर फोकस करिए। 27 में वही होगा कि जो नेपाल में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। जनता भुखमरी के कागार पे पहुंच जाएगी, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ जाएगी कि किसान खाद पानी के लिए तरस जाएगा, डीजल और गैस का अभाव हो जाएगा और जनता भूखी नंगी पागलों की तरह से रोड पे घूमती रहेगी और जो भी भाजपाई नेता या जो भी उस तरह का धन पशु मिलेगा उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, ईश्वर ही मालिक है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी आज राजधानी उत्तर प्रदेश में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई यहाँ की स्थानीय जन मौजूद हैं। आइए इनसे राजनीति पर चर्चा करेंगे, 2027 विधानसभा चुनाव पर, और राजनीति पर चर्चा करेंगे। जो हाल ही में बहुत सारे बयान वायरल हुए हैं उन पर हम इनसे बातें करते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसमें 3 दलित हैं, 2 पिछड़े हैं, 1 अल्पसंख्यक है। इससे क्या सपा पर कोई फर्क पड़ेगा? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ये बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इसने दलित का भी हिस्सेदारी दे दी, इसने बैकवर्ड का भी हिस्सेदारी दे दी, इसने 2 अपर क्लास को हिस्सेदारी नहीं दी, इसने माइनॉरिटी को हिस्सेदारी नहीं दी। ये संविधान की बात करती है, ये संघीय ढांचा की बात करती है, ये आवाम का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब दे देना चाहिए कि सवर्ण भी भारत के नागरिक हैं अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो भाई मुसलमानों को तो तुम नागरिक मानते ही नहीं। अब फिर अगर अपर क्लास को भी, सवर्ण को भी तुम भारत के नागरिक नहीं मानते हो, तो जो यही तुम्हारा सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है। मैं आपके चैनल पर इतना कह सकता हूं कि विधा से, देश के संविधान से, देश के आवाम से, देश की एकता से, देश के सद्भाव से, देश की मिल्लत से, देश के विश्वास से अगर भारतीय जनता पार्टी जितना खेल सकती है, हम समझते हैं कि इतना अच्छा खेल कोई भारत विरोधी तत्व भी, जो जमात है, वो भी नहीं खेल सकती। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को समाज को कब बांटना है, कब हिंदू मुसलमान करना है, कब सवर्णों को माइनस करना है, कब दलितों को माइनस करना है, कब बैकवर्डों को माइनस करना है, इसे महारत हासिल है। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये सुरसा की तरह मुंह बा करके विधा को घोटने के लिए, विधा का हरण करने के लिए, समाज की एकता को तोड़ने के लिए, समाज में अराजकता पैदा करने के लिए, ये सब मिशन पर यही काम करती रहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। अब रह गया सवाल कि मैं फिर आपके चैनल पर पूछता हूं कि सवर्ण भारत का नागरिक है कि नहीं? जिस सवर्ण ने आपको अपने कंधे पर रख करके दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान किया, कौन ऐसा सवर्णों के अंदर जो है ऐसा आपके खिलाफ विरोधाभास का आपने स्वप्न देख लिया कि आप सवर्णों के अस्तित्व से खेलना शुरू कर दिए, आप सवर्णों के मर्यादा से खेलना शुरू कर दिए, आप जो है सवर्णों को संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का आपने काम शुरू कर दिया। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने मोनोपोलियो जो इसकी पॉलिसी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी हो, चाहे आर्थिक पॉलिसी हो,
चाहे सामाजिक पॉलिसी हो, चाहे राज्य स्तर की पॉलिसी हो, चाहे जिला स्तर की पॉलिसी हो, सब पॉलिसियों को इसने तार तार करके केवल समाज को बांटो और राज करो, इसके पास ये कई उपलब्धि है और इसके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब ये सवाल है कि आपने दलितों को आरक्षण की व्यवस्था मंत्रिमंडल में जगह दिया, मोस्ट बैकवर्डों को दिया, तो फिर सवर्णों को क्यों नहीं, फिर माइनॉरिटी को क्यों नहीं? अगर नहीं तो फिर आप संविधान के संघीय ढांचे का जो आपने शपथ ली है, देश के संविधान के साथ आपने विश्वासघात किया है, देश के आवाम के साथ विश्वासघात किया है, देश के सवर्णों के साथ आप विश्वासघात किया है, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपने काम किया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को न कोई सुनने को तैयार है, न मानने को तैयार है। रह गया 2027 में, इसके लिए दिल्ली बहुत दूर है साहब। कहीं ना कहीं उनका सबका साथ सबका विकास फेल हो गया, वो सबको साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर सबको साथ है तो सवर्ण भारत का नागरिक है कि नहीं है? भाई 8 मंत्री आपने बढ़ाया, तो एक मंत्री तो सवर्ण का बढ़ा लेते, एक मंत्री आप माइनॉरिटी का बढ़ा लेते, क्यों नहीं बढ़ाया? एक स्वर्ण का कोई है, कोई पांडे करके है, उनको भी बढ़ाया। वो उनका पांडे कहाँ है? वो सपा का पांडे है। अपना पांडे को क्यों नहीं बनाए? जो उनमें पांडे था, जो उनमें ब्राह्मण था, उसी को बना देते। उसमें निशा पाल है एक, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए अपने सपा से बुलाए थे, उनको कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ बुलाए और दिलासा दिलाए। इस पर आप क्या कहेंगे? केवल भाजपा भगोड़ों की जमात है। जितने भगोड़े हैं देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के यही लोग सपा में कल लूटते रहे, यही लोग भाजपा में कल लूटते रहे, यही लोग कांग्रेस को लूटते रहे, यही लोग जनता पार्टी को लूटते रहे, यही लोग जनता दल को लूटते रहे। आप भारतीय जनता पार्टी का आज कवच पान करके फिर आज देश को यहां भी लूट रहे हैं। यही इनकी विशेषता है। और हाल ही में एक बयान वायरल होता है ओपी राजभर का, वो कहते हैं 4 लोग आएंगे, अखिलेश यादव को कहते हैं 4 लोग आएंगे और उनको राजनीतिक से उखाड़ फेंकेंगे, उनको शमशान घाट तक, राजनीति से शमशान घाट तक पहुंचा देंगे। कौन 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 कौन? ओम प्रकाश राजभर? शायद अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो राजनीति में कुआरठेल होकर के मर गए होते। शायद उनको अपने अतीत का ज्ञान नहीं है। जो बकवास करते हैं निरंतर बार बार, अखिलेश का आपको धन्यवाद देना चाहिए। नीति कहती है भारत की कि विरोध होना चाहिए, विरोध लाजमी है, विरोध भारतीय संस्कृति की परंपरा है, लेकिन विरोध का वो रूप नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति का दरवाजा हमारे लिए सदैव बंद हो जाए। ये है नीति। लेकिन ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो पढ़े लिखे है नहीं, ये केवल विधा से खेलते हैं, एकता से खेलते हैं, आवाम से खेलते हैं, भविष्य से खेलते हैं। इनको खेलने की आदत हो गई है। ये समाज में आग की तरह समाज के परंपरा को जलाते हैं, समाज के संस्कृति को जलाते हैं, समाज के संविधान को जलाते हैं। अपने भी सड़क पर है, पूरे समाज को। अब तो देश के अब 1 साल बच्चियों का शादी नहीं होगा, कारण कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सोना का लेन देन नहीं होगा। 1 करोड़ लोग सड़क पर आने वाले हैं। आप देखते रहिए। अगर आगे ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी, न बस्ती रहेगी। जय हिंद। हाल ही में अभी मोदी जी का एक बयान आ रहा है, एक भाषण में वो कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना न खरीदिए, पेट्रोल का कम बचत करिए, और उसके बाद कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात किया है कि 10% आप इसको कम करिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो संदेश दिया है देशवासियों को, वो एक तरह से परिवार के एक संरक्षक की भूमिका में दिया है। पूरे देश को अपने परिवार मानने के ध्येय से उन्होंने दिया है कि देश पर जो इस समय वैश्विक स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, अर्थव्यवस्था को लेकर, युद्ध को लेकर, ईंधन को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर या गैस को लेकर, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए देशवासियों के एक तरह से सुझाव और मशवरा करते हुए दिए। आपने कहा कि मत खरीदिए, ये आपकी वर्डिंग है पत्रकार महोदय, मोदी जी की वर्डिंग है। वो कहे हैं कुछ दिनों तक
बचा के चलिए, जितना हो सके बचा के बिल्कुल चलिए। बिल्कुल, ये दोनों में फर्क है। यही फर्क विपक्ष नहीं समझ पाता है। विपक्ष जो है अगर समझता, उनके बयानों को, उनकी बातों की गंभीरता से लेता, उसका अर्थ समझता, तो इस तरह से वो नंगा नाच नहीं करता। विपक्ष की दशा इसीलिए दुर्दशा में हो गई है कि उसने कभी भी माननीय मोदी जी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया है। मोदी जी ने कहा है कि जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग देशवासियों को अपने संसाधनों को, अपनी जरूरतों को जितनी जरूरत है उतना यूज करें, उपयोग करें, दुरुपयोग न हो। जैसे अनायास हम लोग का मत होता कि हम लोग थोड़ा पर्यटन स्थल घुमाएं, वहाँ वैष्णो देवी घुमाएं, किसी पर्वत पहाड़ पर घुमाएं, तो आने जाने का संसाधन जो है, डीजल पेट्रोल है, पॉकेट का खर्चा है, जो बाद में भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कतई मना नहीं किया कि आप डीजल पेट्रोल यूज न करिए, आप सोना यूज न करिए। बिल्कुल ऐसा कोई बयान नहीं आया है। बस एहतियात के तौर पर आपसे ही आपका गार्जियन कहता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि बेटा उतना ही पैर फैलाना होता है जितनी चादर लंबी होती है। ये कहा जाता है ना, सुझाव देते हैं बड़े लोग, सुझाव देते हैं, वही एक तरह से सुझाव है। ये देशवासियों के नाम से एक संदेश है। इस संदेश को गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि देश को किसी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़ जाए। और अगर सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि युद्ध होगा, अगर युद्ध होता है या संकट आता है तो सभी पर आएगा। क्या सिर्फ भाजपा ही पाएगा या कांग्रेस ही पाएगा या सपा ही पाएगा? नहीं आएगा ना, सभी देशवासी, सभी पर आएगा। इसलिए पूरे देश को एकजुट होने का वो संदेश दिए हैं। और इसीलिए ये एकजुट होने का संदेश जो दिए हैं, इसीलिए कहा गया है कि हमारे माननीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे, आज आपने बंगाल, बिहार, असम, पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु का रिजल्ट देखे, तत्कालिक रिजल्ट देखे हैं। उसी रिजल्ट का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है। ये जनादेश ही तो है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कार्यशैली गलत होती, देश विरोधी होती या जनता के हित में नहीं होती, तो ये 3-3 राज्यों में प्रचंड बहुमत कैसे आता? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव जब तक था, इस पर वैश्विक संकट तब भी था, इस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। जब बंगाल चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद इनको बहुत सारे संकट नजर आ रहे हैं, ईंधन की बचत नजर आ रही है। उसके पहले बयानबाजी कहाँ थी? अखिलेश भैया के इस बयान का मैं यही जवाब दूंगा कि बंगाल चुनाव से पहले क्यों नहीं मोदी जी का यह संबोधन आया देशवासियों के लिए, वैश्विक संकट अब क्यों आ रहा है? अखिलेश भैया से मैं पूछूं कि अखिलेश भैया, जब आपको मकान बनाना था, उद्घाटन करना था, गृह प्रवेश करना था, तो पंडित जी ढूंढ रहे थे, कोई अच्छा पंडित जी मिल जाए और बढ़िया शुभ मुहूर्त तलाश रहे थे कि किसी अच्छे मुहूर्त में ही हम गृह प्रवेश करेंगे। क्या जरूरत है मुहूर्त देखने की? तो जिस समय पर जिस चीज की जरूरत होती है उसी समय पर उस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है। मोदी जी को लगा होगा कि अब देशवासियों को ये संदेश जाना चाहिए, तो इस निमित्त, इस संदर्भ में वो बयान उनका अब आया है। और एक बयान चर्चा में है ओम प्रकाश राजभर का, कि कह रहे हैं कि 4 लोग आएंगे, अखिलेश यादव को उनके राजनीतिक करियर से उठाकर शमशान घाट तक ले जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिज्ञों का, नेताओं का बयान है। शमशान घाट पर ले जाना या शमशान घाट से वापस लाना, राजनीतिक उठापटक करना, ये जनादेश पर डिपेंड करता है। हाँ, बयान उन्होंने दिया है, किस संदर्भ में दिया होगा हम ये नहीं समझ पाते कि शमशान भेजने की किसी के अंदर बूता नहीं है। ये ईश्वर है, उसने जन्म दिया है तो हमारी मृत्यु तय है, यह अकाट सत्य है। कब होगी, कब कहाँ होगी, कैसे होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। हर आदमी अनभिज्ञ है, लेकिन जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। अब राजभर जी, माननीय जी, किस संदर्भ में अखिलेश जी के लिए ये शमशान भेजने और वापस आने और 4 लोगों को कांधा देने की बात जो कहे हैं, वो किस संदर्भ में कहे हैं ये वो जाने। लेकिन ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि आप बयान अगर हट के देते हैं तो उसका भी एक प्रतिक्रिया आएगी। हम तो कहें कि आप अगर एक राजनीतिज्ञ है, कुशल राजनीतिज्ञ है, तो अपने बयानों को थोड़ा मर्यादित भाषा में दीजिए और जनता के हित में दीजिए। माननीय जी, आपको जनता ने चुना है और इसलिए चुना है कि आप जनता के हित में काम करेंगे। ये सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता के हित में क्या कर पा रहे हैं, इस पर फोकस करिए। और दूसरा बयान वहीं फिर आता है, सन 2027 चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव यथासंभव उपाय कर रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं इसके साथ साथ वो जादू, टोना, टटका और पंडित जी का भी सहारा ले रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? या राजनीतिक बदलाव है या बयानबाजियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता का जो मत है, रुझान है, जनता ने जो मूड बनाया है, वो सीधे तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो 22 में आया था वही 27 में आएगा।
ये उत्तर प्रदेश की जनता की ललकार है, जो उत्तर प्रदेश जनता की लहर है, और उत्तर प्रदेश जनता की ये पसंद है कि जो 22 में आया है, 17 में आया है, 22 में आया है, वही 27 में राज करेगा। और उस दिल्ली के गद्दी पर राम भक्त ही राज करेगा, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर राम भक्त ही राज करेगा, और वो राम भक्त एकलौता योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। बंगाल में अभी चुनाव हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता युग चला गया, अब बीजेपी का दौर आया है। क्या इससे इस राज्य में कुछ परिवर्तन होगा या सिर्फ बयानबाजियां ही रहेगी? उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन हुआ, बिहार में कोई परिवर्तन हुआ, आसाम में कोई परिवर्तन हुआ, हरियाणा में कोई परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन हुआ, छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन हुआ, राजस्थान में कोई परिवर्तन हुआ, गुजरात में कोई परिवर्तन हुआ, बॉम्बे महाराष्ट्र में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अपराध बढ़े हैं। अब कल तेलंगाना गए थे माननीय प्रधानमंत्री, बड़ी मार्मिक अपील किया है, मैं उनकी अपील का स्वागत करता हूं। किसी शायर ने कहा है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ फैला बाबू की सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। आप मुझे बताइए, इस तरह की अपील 65 और 66 में स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, लेकिन पहले अपने परिवार को एक दिन का उपवास रखा, क्योंकि उस वक्त देश में खाद्यान्न संकट था। उसके बाद इस तरह की अपील अगर किसी ने किया था तो उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन अपील करने से पहले अपने जितने भी आभूषण थे, गहना गुड़िया जो भी था, भारत सरकार को दान कर दिया था। तब देशवासियों से आर्थिक अपील की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने क्या दान किया है, क्या त्याग किया है? आप बताइए कि जो राम को लाए हैं, क्या वो तो अब एक गैस सिलेंडर और एक टैंकर तेल भी नहीं ला पा रहे हैं ईंधन के। आप ये जान लीजिए कि देश में आर्थिक इमरजेंसी लागू होने के कागार पे पहुंच गई है। देश के प्रधानमंत्री कल ही दुनिया को उपदेश दे रहे थे, कम से कम 150-200 गाड़ियों का काफिला लेकर के रोड शो कर रहे थे तेलंगाना, हैदराबाद में। तो आप बताइए, उसमें तेल ईंधन खर्चा हुआ होगा। दुनिया को तो आप उपदेश दे रहे हैं, देशवासियों को उपदेश दे रहे हैं, और देश की आर्थिक छत तो आप पहुंचा रहे हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार में पूर्व स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा था, जब वो सूरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेच दिया था, कहा था कि गुरुदेव, गांव में कहावत है हमारे वहाँ पूर्वांचल में कि जो बच्चा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को नष्ट करता है, बेचता है, उसे नालायक, आवारा, नकारा कहा जा सकता है। तो सेम यही है, जो 70 साल हमारे देश में लोगों ने फैक्ट्री और तमाम कल कारखाने सहेज के रखे थे, वही मोदी जी बेच रहे हैं। तो अपने नकारेपन को छुपाने के लिए ये बेशर्मी भरा बयान ये दे रहे हैं। नोटबंदी इन्होंने लागू किया, यह सत्य है कि नोटबंदी इन्होंने लागू किया। नोटबंदी लागू करने के बाद देश से अपील किया था कि 50 दिन में अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती तो मुझे जिस चौराहे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। नोटबंदी में भी देश की काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी लोग मरे। कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया, देश में लाखों लोग मर गए, लेकिन सरकार उन पर कुछ पूछी नहीं। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि 27 में यूपी में क्या होगा। 27 में वही होगा कि जो नेपाल में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। जनता भुखमरी के कागार पे पहुंच जाएगी, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ जाएगी कि किसान खाद पानी के लिए तरस जाएगा, डीजल और गैस का अभाव हो जाएगा, और जनता भूखी नंगी पागलों की तरह से रोड पे घूमती रहेगी। और जो भी भाजपाई नेता या जो भी उस तरह का धन पशु मिलेगा
उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, ईश्वर ही मालिक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का संकट न गहराए हमारे देश के ऊपर। बाकी देश आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग गठन पूरा हो गया है, जिसके मालिक होंगे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, और जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्हें भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। 13 मार्च को राहुल गांधी जी ने कहीं न कहीं इसका संकेत दे दिया था। उस वक्त यहाँ पर प्रदेश में सरकार कोई गौरव तलब बात नहीं की। उसके बाद ये वैश्विक संकट, जैसे वहाँ चुनाव हो जाता है बंगाल में, वैश्विक संकट ला देते हैं। उसके बारे में बताने लगते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल इसकी खपत कम कीजिए, सोना चांदी कम खरीदिए, 1 साल तक उस पर पुनः विचार करके काम कीजिए, और यही सब भाषण किए। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया आई लोगों की, अलग अलग पार्टियों की, जैसे अखिलेश यादव की, उसको और ये राहुल गांधी की, अलग अलग पार्टियों की प्रक्रिया ये आई कि जब तक वहाँ पर चुनाव था बंगाल में, तब तक ये कुछ नहीं बोले, न वैश्विक संकट था न कुछ था। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर चुनाव खत्म होता है, ये वैश्विक संकट और ये सब लेके चले आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 13 मार्च 2026 पार्लियामेंट में पत्रकारों ने जब घेरा था, इनसे पूछा, जब ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके सजनी हमहू राजकुमार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, उस वक्त देश में आर्थिक संकट आ चुका था, किसान पीड़ित था, ट्रेड डील आपने कर ही दिया था, हमारे देश के छोटे छोटे कल कारखाने और उसके मजदूर मारे जा रहे थे, और कुल मिला करके आपके अंदर क्या कमजोरी है मैं नहीं जानता कि अमेरिका के आगे आप जो नतमस्तक हैं, गुलामों जैसा अमेरिका आपके साथ व्यवहार कर रहा है कि आपको रसिया से तेल नहीं लेना है, आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, आपको इजराइल के साथ रहना है, आपको अमेरिका का पिट्ठू बन के रहना है। क्या कारण है? तो ये आफत आई नहीं है, ये लाई गई है। आप इजराइल के साथ न गए होते, आप अमेरिका की बात नहीं माने होते, तो आज हमारे देश में आर्थिक संकट नहीं घर आता। आपके वहाँ जो है अर्थशास्त्रियों का अभाव है, आपके वहाँ सब जुमलेबाज हैं। आप 1 इंच आगे बढ़ोगे, वो 10 इंच आगे बढ़ करके बयानबाजी करने लगेंगे। तो कुल मिला करके इस देश के सत्यानाश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सबसे बड़ा योगदान है, और इस देश की जनता का भी योगदान है, जिन्होंने अंधभक्ति से पीड़ित होकर के ऐसे अनपढ़ जाहिल को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। तो देश भुगते बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? तो देश भुगतेगा, और देश का यह संकट इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। जो भी नई सरकार आएगी देश में, वो सरकार उसके सर पे कांटों भरा ताज होगा। तो कुल मिलाकर के 91 भी संकट आया था इस तरह का। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, और देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे महान अर्थशास्त्री पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी। देश की अर्थव्यवस्था बरकरार हुई, 25 दिन का था, खर्चा पानी रिजर्व बैंक खास सरेंडर कर गया था। उसके बाद 2004 में भी इस तरह का संकट आया, पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेटे में था, लेकिन भारत पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। ओबामा बुला करके उन्होंने कहा कि कैसे हमारे वहाँ, तो वहाँ भी बताए किसी तरह से आपके वहाँ भी संकट से निजात पाई जा सकती है। तो ओबामा ने कहा था, अभी हाल ही में बयान है, सोशल मीडिया पे तैर रहा है, उन्होंने कहा कि विश्व के 3 ऐसे देश हैं जिसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश को बर्बाद करने में इन लोगों का अहम योगदान है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज तीनों एप्स्टीन फाइल के मुजरिम हैं, उसी को छुपाने के लिए सब खेल चल रहा है। तो आपको पहले ही इस देश के विद्वानों ने आपको जो है बता दिया था, आप नहीं सुधरे तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। और देश समझे, देशवासी समझे, हिंदू समाज समझे, और देश के तमाम विद्वान समझे, जिन्होंने ऐसी सरकारों का चयन किया है। धन्यवाद।